अब हम बात करेंगे अल्फ़ा 6, बीटा 6 और गामा 6 के बारे में। जैसे हमने इसके पहले बात किया हुआ है कि कोई भी अगर आप सैंपल या नमूना लेते हैं तो वो अस्थायी होता है, कोई भी नाभिक भी अस्थायी होता है और ख़ुद को अस्थायी करने के लिए अपने अंदर से या तो द्रव्यमान का, या तो ऊर्जा का, या तो आवेश का उत्सर्जन करता है। तो ये जो उत्सर्जन होता है इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। और ढंग से बोला जाए तो अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि अगर मान लीजिए कि किसी एक नाभिक ने अल्फ़ा डीके किया, वहाँ पर अल्फ़ा का एमिशन हुआ, अल्फ़ा उत्सर्जित हुआ, तो उसके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान में कितने का चेंज होगा, वही बात हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि कोई एक नाभिक है, कोई एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के पास जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम लोग जेड से दर्शाते हैं, तो वो दिया हुआ है 92। और जो उसके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो दिया है 146। हमें अब बात करें यहाँ पे यूरेनियम के बारे में, यूरेनियम 238। इसमें जो है वो अल्फ़ा का 6 हुआ। जब इसमें अल्फ़ा का 6 होगा इसका मतलब इसके अंदर से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होगा। यानी समझिए कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बाहर आ गए। अब अगर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बाहर आ गए तो जो प्रोटॉन 92 थे वो 90 रह जाएंगे और जो न्यूट्रॉन 146 तो कितने हो जाएंगे, 144। यहाँ पर हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि जो द्रव्यमान होता है किसी भी नाभिक के लिए वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या कितनी थी, 238। यहाँ पर कितनी हो गई, 234। इसका मतलब जो द्रव्यमान है उसमें 4 का अंतर आया, 238 से कितना बना, 234। यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने थे, 92, यहाँ पे कितने हो गए, 90। तो अगर यहाँ पे 92 थे और यहाँ पे 90 हो गए, इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है इसमें 2 का अंतर आया। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन में 2 का अंतर आया, लेकिन द्रव्यमान में कितने का अंतर आया, 4 का। यानी अगर अल्फ़ा डीके होगा तो ऐसे केस में जो द्रव्यमान है, जैसे मान लीजिए कोई एक न्यूक्लियस है XZA, ये कोई एक नाभिक है। नाभिक को कैसे दर्शाते हैं, हमने इसके पहले बात किया हुआ है। कोई एक नाभिक है जिसको लिखा गया XZA। अगर यहाँ पर अल्फ़ा डीके हो रहा है, अल्फ़ा का 6 हो रहा है, तो यहाँ जो दूसरा नाभिक हमें मिलेगा, क्योंकि अगर परमाणु क्रमांक में बदलाव हो रहा है, द्रव्यमान में बदलाव हो रहा है, तो नाभिक भी बदल जाएगा। जैसे आप यहाँ उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ पर यूरेनियम था, यहाँ पर TH हो गया, तो यहाँ पर नाभिक जो है वो बदल गया। तो यहाँ पर जो नाभिक रहेगा इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो 2 से कम हो जाएगा। तो अगर यहाँ Z है तो यहाँ हो जाएगा Z-2, और जो उसका द्रव्यमान है वो 4 से कम हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा, A-4 प्लस, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बाहर आते हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन किसके लिए होते हैं, हीलियम के नाभिक के लिए। मतलब यहाँ जो अल्फ़ा 6 होगा, यानी जो अल्फ़ा का कण होगा वो एक तरह से किसका नाभिक के बराबर होता है, हीलियम का नाभिक। तो जो अल्फ़ा होता है वो एक तरह से हीलियम का नाभिक होता है, प्लस Q। ये Q क्या होता है, Q वो एनर्जी होती है जो रिलीज़ होती है, मुक्त होती है। अगर आपको इस Q को लिखना रहेगा तो हमने पढ़ा हुआ है इसके पहले, आप उसको ज़रूर देखिए। बंधक ऊर्जा के बारे में, बाइंडिंग एनर्जी, जहाँ पर बताया जाता है कि जो भी ऊर्जा होता है वो डेल्टा M × C² के बराबर होता है। जो मास में क्षति होती है द्रव्यमान में, मास डिफेक्ट और C² का मल्टीप्लिकेशन है। अब अगर आपको यहाँ पर डेल्टा M लिखना होगा कि यहाँ पर मास में क्षति कितनी होगी, तो आपको क्या करना होता है, एरो की इस तरफ क्या है, X है, तो यहाँ लिखेंगे मास ऑफ X माइनस एरो की ये तरफ कौन कौन है, Y है और अल्फ़ा है, तो यहाँ लिखेंगे मास ऑफ Y प्लस मास ऑफ अल्फ़ा × C²। यानी एरो के उस तरफ जो पेरेंट होता है, एरो के इस तरफ जो डॉटर होता है, और साथ में जो अपने को रिजल्ट आया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मास में से, इसके द्रव्यमान में से जब इनका द्रव्यमान घटा देंगे तो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा डेल्टा M, जिसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। जब उसको आप C² से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको Q का मान आ जाएगा। यानी कितना यहाँ पर ऊर्जा रिलीज़ हुई आप उसको यहाँ से पता कर सकते हैं। तो जब भी आप बात करेंगे अल्फ़ा 6 के बारे में तो आपको ये बात का क्लियरिटी होना चाहिए कि अगर अल्फ़ा डीके हो रहा है तो जो प्रोटॉन्स हैं उनकी संख्या में 2 की कमी होगी और जो द्रव्यमान है उस नाभिक का उसमें 4 कम होगा। तो ये होता है पेरेंट
और ये होती है डॉटर। तो ये पेरेंट और ये क्या हो गया, डॉटर। क्या बाहर निकला, अल्फ़ा। अल्फ़ा किसका न्यूक्लियस होता है, किसके न्यूक्लियस को हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं, हीलियम। तो ये अपना हो गया अल्फ़ा 6। अब जैसे यहाँ पर अल्फ़ा होता है वैसे दूसरा होता है बीटा। बीटा के केस में ज़्यादातर हम लोग चार्ज यानी आवेश के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, समझिए फॉस्फोरस है, ये 1532। जब यहाँ से यहाँ पर बीटा डीके हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, समझिए इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, तो ऐसे केस में देखिए द्रव्यमान वही का वही रहा, 32 का 32 रहा, लेकिन जो ये है परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ गया। इसको बोलते हैं नेगेटिव बीटा 6, क्योंकि बीटा में 2 होता है, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। तो जो यहाँ पे कण मिला ये नेगेटिव बीटा बता रहा है, इसलिए यहाँ लिखा गया नेगेटिव। लेकिन वहीं पर अगर आप यहाँ देखिए दूसरे एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे देखिए 11 का 10 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जिस आवेश का एक्सचेंज हुआ वो आवेश कौन सा है, E+, क्योंकि ये धनात्मक आवेश है, इसको लिखा गया पॉजिटिव बीटा 6। तो इन सब के अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और एलिमेंट है, छोटा सा एक और पार्टिकल है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रिनो है और ये उसका विपरीत एंटी न्यूट्रिनो है। जैसे यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। वैसे ही ये न्यूट्रिनो है और ये उसका एंटी न्यूट्रिनो है। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रिनो के बारे में 2 ही बातें बताई गई हैं कि जो न्यूट्रिनो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत ही कम द्रव्यमान, इनका द्रव्यमान लगभग 0 के बराबर होता है, वाले अनावेशित कण होते हैं। और ये जो कण होते हैं इनका बहुत ही वीक इंटरेक्शन होता है, यानी जो ये न्यूट्रिनो होते हैं वो किसी भी दूसरे कण के साथ बहुत ही कम इंटरेक्ट करते हैं, समझिए घुलना मिलना, तो उनका इंटरेक्शन काफ़ी कम होता है, काफ़ी वीक होता है। और इसीलिए बिना क्रिया किए पदार्थ बहुत ही बड़ी मात्रा में पार कर सकते हैं। जैसे अगर वो कोई एक मीडियम में जा रहे हैं, अगर कि उस मीडियम में जो दूसरे कण है अगर उनके साथ उनका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ से कोई धातु या कोई पार्टिकल वहाँ से जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसका तो यही बोला गया है कि बिना क्रिया किए पदार्थ को बहुत बड़ी मात्रा को पार कर सकते हैं। तो यानी वो काफ़ी दूर तक या पृथ्वी में काफ़ी अंदर तक जा सकते हैं, और वो काफ़ी अंदर चले जाने के बाद भी ये नहीं पता चलेगा कि वहाँ से कोई न्यूट्रिनो पार्टिकल गया या नहीं गया। क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो न्यूट्रिनो होते हैं इनका काफ़ी वीक इंटरेक्शन होता है, समझिए कि घुलते मिलते नहीं है, तो ये बहुत ही नॉर्मली निकल जाते हैं तो पता ही नहीं चलता, इसलिए इनको डिटेक्ट करना आसान नहीं होता। जो इंटरेक्ट करते हैं उनका पता चलता है कि हाँ देखो वहाँ पर इंटरेक्शन हुआ, वहाँ कुछ बदलाव दिखता है। अगर इंटरेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब कोई भी आपको वहाँ पे बदलाव दिखेगा नहीं। तो जो न्यूट्रिनो रहेंगे वो चलते जाएंगे और कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कोई पार्टिकल है जो यहाँ पर मूव कर रहा है। तो ये होता है कौन, न्यूट्रिनो। इसी बात को समझने के लिए एक और यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है, आपको यहाँ से थोड़ा और क्लियरिटी आएगा। मान लीजिए कोई एक नाभिक है, कोई एक न्यूक्लियस है जहाँ पर 8 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ समझाने के हिसाब से मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 8 प्रोटॉन्स 8 हैं तो Z8 लिखा गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या 14 है तो A14 लिखा गया। ऐसा मान के चलिए कि इस नाभिक में जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी तो जो नाभिक होगा वो स्थायी होगा, स्टेबल होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक प्रोटॉन खुद को ट्रांसफॉर्म करता है, खुद को समझिए बदल देता है। किस में बदल देता है, न्यूट्रॉन में। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन का ट्रांसफॉर्म किस में हुआ, न्यूट्रॉन में। तो अगर एक प्रोटॉन ने खुद को न्यूट्रॉन में ट्रांसफॉर्म कर दिया तो जिस आवेश का एक्सचेंज हुआ, समझिए कि जो आवेश बाहर निकला वो कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश। और इसको ही हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। ठीक उसी तरह से यहाँ पर इस केस में आप देखिए 8 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। कितनी संख्या हो गई, 14। प्रोटॉन्स कितने हो गए, 6। वही कहानी है कि जब दोनों का संख्या समान होगा तो ऐसे केस में जो नाभिक है वो स्थायी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक न्यूट्रॉन खुद को ट्रांसफॉर्म कर देगा, बदल देगा। किस में बदल देगा, प्रोटॉन में। तो यहाँ देख सकते हैं एक न्यूट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है प्रोटॉन में।
तो जब समझिए कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था, बदल रहा था, रूपांतरित हो रहा था, तो जिस आवेश का एक्सचेंज हुआ वो आवेश कौन सा था? ई माइनस, जिसको बोला गया नेगेटिव बीटा कण। तो ये जो होता है वो नेगेटिव बीटा कण होता है और ये होता है पॉजिटिव बीटा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से एक आपको यहाँ पर आइडिया मिल सकता है कि प्रोटॉन का ट्रांसफॉर्मेशन न्यूट्रॉन में होता है और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में होता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल रहा है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है, इससे द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी 8 और 6 कितने हो गए? 14। बाद में 7 कितने हो जाएंगे? 14। यहाँ भी वही कहानी रहेगा। तो नंबर ऑफ़ जो द्रव्यमान है वो हमेशा सेम रहने वाला है। पहले भी 14 था, बाद में 14 ही रहेगा, सिर्फ z का मान बदल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर z कितना था? 8 था, प्रोटॉन 8 थे। अब अगर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ट्रांसफॉर्म हो गया तो ये प्रोटॉन कितना रह गया? 7 रह गया। यानी जो z होगा वो 1 से कम हो जाएगा तो z-1 हो जाएगा। यहाँ पर प्रोटॉन कितने थे? 6 थे। एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो 6 के कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? z+1। इसका मतलब अगर नेगेटिव बीटा है तो z+1 होगा, अगर पॉजिटिव बीटा डीके है तो z-1 होगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर लिखा गया xza, यहाँ पर y मास नंबर तो सेम रहता है, द्रव्यमान सेम रहता है, यहाँ लिखा गया z-1। अगर z-1 है मतलब z जो भी था उसमें से एक कम हो गया। जैसे 8 से कितना हो गया? 7। तो अगर 8 से 7 हुआ तो कौन सा पार्टिकल बाहर आया होगा? E+। तो यहाँ पर E+ बाहर आया, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। और साथ में एक और पार्टिकल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो। ठीक वैसे अगर यहीं पे z+1 आता तो यहाँ पर E- आता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव बीटा पार्टिकल। तो आप बीटा के केस में ये बात समझ सकते हैं कि जब कभी भी बीटा डीके होता है, बीटा में क्षय होता है, तो उस केस में आवेश का एक्सचेंज होता है। या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा, ये जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा किसी एक आवेश के थ्रू, जो आवेश प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। अब जो हमारा आखिरी है वो है गामा-6। ये जो गामा होता है ये एक तरह का समझिए कि लाइट है, फोटोन है। यानी यहाँ पर आवेश में कोई बदलाव नहीं होगा, ना ही द्रव्यमान में कोई बदलाव होगा, न तो मास चेंज होगा और ना ही आवेश में चेंज होगा। मतलब ना ही तो उसका जो परमाणु क्रमांक है उसमें चेंज होगा, ना तो Z चेंज होगा और ना ही A चेंज होगा। इसमें होता ऐसा है कि कोई मान लीजिए नाभिक है, उदाहरण बता रहा हूँ आपको, इसके पास जो ऊर्जा है वो 12 जूल का है। ध्यान रखिए कि मैं उदाहरण बता रहा हूँ, और ये अस्थाई है। इसको खुद को स्थायी यानी स्टेबल करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो चाहिए 8 जूल। तो इसके पास कितना एडिशनल ऊर्जा है? 4 जूल का। तो वही वो 4 जूल की ऊर्जा बाहर मुक्त करना चाहेगी, निकालना चाहेगी। तो वो जो एडिशनल 4 जूल की ऊर्जा है जिसकी वजह से वो अस्थायी है, उसको बाहर निकालने के लिए एक हायर स्टेट से एक लोअर स्टेट पर वो जंप करेगा। जैसे यहाँ पर था न्यूक्लियस, यहाँ जंप करके यहाँ पर आ गया। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि जब यहाँ से यहाँ जंप किया तो यहाँ पर बीटा एमिशन हुआ। फिर यहाँ से यहाँ जंप किया तो देखिए यहाँ पर एक वैल्यू लिखा गया है 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जब न्यूक्लियस यहाँ से यहाँ पे जंप किया तो यहाँ से एक फोटोन बाहर निकला, एक लाइट बाहर निकला। इसी लाइट को क्या नाम दिया गया? गामा रे। फिर यहाँ से यहाँ जंप किया, फिर से एक फोटोन बाहर निकला, उस फोटोन का नाम क्या दिया गया? गामा रे। तो जिससे मान लीजिए कोई एक न्यूक्लियस है जिसको लिखा गया XZA, और इसके पास स्थायी होने के लिए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने चाहिए वो हैं, जितने न्यूट्रॉन्स होने चाहिए वो भी है, जितना आवेश होना चाहिए उतना आवेश भी है। मतलब आवेश पर्याप्त है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की संख्या भी कैसी है? पर्याप्त है। सिर्फ इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उस एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर निकालने के लिए ये क्या करेगा? जंप करेगा। तो जो वो एक्स्ट्रा जो एडिशनल एनर्जी है उसको मैंने ऐसा स्टार बनाया हुआ है। ये स्टार बता रहा है कि इसके पास कुछ एडिशनल एनर्जी है, बाकी सब पर्याप्त है, जितना चाहिए उतना ही है स्थायी होने के लिए। तो इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए ये हायर स्टेट से लोअर स्टेट जंप करेगा। तो जब ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पर जंप करेगा, कूदेगा, समझिए कि ये ऊपर का कक्ष है, ये नीचे का कक्ष है किसी भी नाभिक के लिए। तो जब नाभिक यहाँ से यहाँ पर कूदेगा, जंप करेगा, तो वो कुछ ऊर्जा बाहर निकालेगा।
तो वही जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो किसके फॉर्म में होता है, गामा के फॉर्म में। उसको बोलते हैं गामा फोटोन। गामा एक तरह का फोटोन होता है, इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग। अगर वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास कोई भी आवेश नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो अपने को न्यूक्लियस मिलेगा वो XZ है, मतलब न्यूक्लियस अपने को वही मिलेगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर ऊर्जा जो था वो पर्याप्त से ज़्यादा था। तो जो ऊर्जा पर्याप्त से ज़्यादा था उसी एडिशनल ऊर्जा को यहाँ पर निकाला जाता है। तो जब कोई नाभिक ऊर्जा रिलीज़ करना चाहता है तो वो ऊपर के कक्ष से नीचे के कक्ष में क्या करता है, जंप करता है। जैसे देखिए, यहाँ से यहाँ जंप किया, कुछ ऊर्जा रिलीज़ हुई, यहाँ से जंप किया, कुछ ऊर्जा रिलीज़ हुई। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गामा 6।